चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें आज से 4,500 साल पीछे ले जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आज की तरह कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक महान सभ्यता अपने चरम पर थी। आज हम प्राचीन भारत की कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जमीन पर पहली महान शहरी सभ्यता कैसे बसी, वो कैसे आगे बढ़ी और कैसे उसने उन बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन आइडियाज की, उन खोजों की और समाज में आए उन बड़े बदलावों की जिन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप को वो शक्ल दी जिसकी झलक हम आज भी देखते हैं। लेकिन किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब हम इतने पुराने, इतने प्राचीन समय की बात करते हैं तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि भाई, हमें ये सब पता कैसे चलता है? आज की तरह उस जमाने में कोई डिजिटल रिकॉर्ड तो थे नहीं, कोई किताबें छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी। तो फिर इतिहासकार हजारों साल पहले के समाज की, उनके रहन सहन, उनकी सोच, उनकी दुनिया की इतनी साफ तस्वीर कैसे बना लेते हैं? सच कहूं तो ये काम किसी जासूसी से कम नहीं है। ये बिल्कुल एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके टुकड़े हजारों सालों की धूल में दबे हुए हैं और हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता है। तो सवाल यह है कि इतिहासकार अतीत के इन बिखरे हुए, टूटे फूटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? चलिए, हमारे इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम इतिहासकारों की उसी जासूसी टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं होता। ये उन सुरागों पर टिका होता है, उन सबूतों पर आधारित होता है जो गुजरा हुआ वक्त हमारे लिए पीछे छोड़ गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए इतिहासकार मुख्य तौर पर 3 तरह के सुरागों पर निर्भर रहते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम जरिया है प्राचीन ग्रंथ, यानी उस दौर में लिखी गई किताबें, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य। ये ग्रंथ हमें उस समय के लोगों की सोच, उनकी मान्यताएं, उनके समाज के नियम कायदों की एक झलक देते हैं। दूसरा बड़ा स्रोत है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत। यूनान, चीन और अरब जैसी जगहों से कई लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा, जो अनुभव किया, उसे अपनी किताबों में लिखा। ये हमें एक बाहरी नज़र से, एक थर्ड पर्सन व्यू से अपने अतीत को देखने का मौका देता है। और तीसरा और शायद सबसे ठोस सबूत वो है पुरातत्व, यानी जमीन की खुदाई से मिलने वाली चीजें। ये वो सच्चाई है जो जमीन के नीचे दबी हुई है। हजारों साल पुराने शहर, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, औजार और पत्थर पर लिखे संदेश, ये चीजें झूठ नहीं बोलती, ये सीधे अतीत से हमसे बात करती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इतिहास को पढ़ा और लिखा कैसे जाता है, तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं भारत की पहली महान सभ्यता के दौर में। ये एक ऐसी दुनिया थी, एक ऐसा समय था जब इस धरती पर दुनिया के कुछ सबसे पहले और सबसे विकसित शहर बस रहे थे। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले के। रेडियो कार्बन C14 जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। ये कांस्य युग था, यानी ब्रॉन्ज एज। ये वो दौर था जब लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, जो एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। और हाँ, उन्होंने लिखना भी सीख लिया था। उनकी अपनी एक लिपि थी, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी कायम है। हम आज तक उनकी उस लिपि को, उनके लिखे हुए को पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, वो क्या लिख रहे थे, क्या संदेश छोड़ गए थे वो हमारे लिए? ये राज आज भी जमीन में दफन है। जब हम इस महान सभ्यता की बात करते हैं तो एक शहर का नाम सबसे पहले जहन में आता है, मोहनजोदाड़ो। सिंधी भाषा में इस नाम का मतलब होता है मरे हुओं का टीला। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही वीरान, डरावनी और उजड़ी हुई जगह होगी। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इस टीले की खुदाई की तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबूत एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहे थे। मोहनजोदाड़ो कोई मुर्दों का टीला नहीं, बल्कि एक बेहद आधुनिक, जीवंत और शानदार तरीके से प्लान किया हुआ महानगर था, एक मेट्रोपोलिस। इस शहर की जो प्लानिंग थी वो आज के किसी भी शहर के आर्किटेक्ट को हैरान कर सकती है। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं। मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, यानी समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल किसी शतरंज के बिसात की तरह। आज के ज़माने में जिसे हम सेक्टर सिस्टम कहते हैं, वो लोग 4,500 साल पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे।
और ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी की व्यवस्था तो कमाल की थी। हर घर से गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां थीं, और वो भी ढकी हुई। और एक और दिलचस्प बात देखिए, ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। ये उनकी प्राइवेसी और शांति के प्रति जागरूकता को दिखाता है। क्या शानदार डिजाइन था। इस शहर में सिर्फ घर और सड़कें ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें भी मिली हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ, और एक बहुत बड़ा अन्न भंडार यानी ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो में मिला ये अन्न भंडार शायद उस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में से एक था। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अनाज को एक जगह इकट्ठा करके रखना, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वहां एक बहुत ही मजबूत और सेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था थी। ये इस बात का इशारा करता है कि शायद लोगों से टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था, और कोई एक केंद्रीय सत्ता, शायद कोई राजा या पुरोहित, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। ठीक इसी तरह जो विशाल स्नानागार मिला है, जिसका डिजाइन और साइज आज के स्विमिंग पूल जैसा है, वो शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा, जो एक संगठित सामाजिक जीवन का प्रतीक है। लेकिन इस महान और विकसित सभ्यता की जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो कुछ और है। इतनी खुदाई के बाद भी सिंधु घाटी की किसी भी जगह से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवारों जैसे घातक हथियारों की कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास इतने बड़े व्यवस्थित शहर थे जो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती थीं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उनके पास तलवारें नहीं थीं। ये शायद उनके शांतिप्रिय स्वभाव की तरफ इशारा करता है, और हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कोई समाज बिना युद्ध के, बिना बड़ी सेना के इतना विकसित हो सकता है? सिंधु घाटी के शानदार शहरों के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल ही नई और अलग तरह की सभ्यता ने जन्म लिया। ये शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण थी। इसका आधार व्यापार नहीं बल्कि पशुपालन और खेती था। ये कांसे का नहीं बल्कि लोहे का युग था। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। इन दोनों सभ्यताओं के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ सिंधु घाटी के लोग थे जो पक्की ईंटों के योजनाबद्ध शहरों में रहते थे, तो दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता के लोग, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है, वो ज्यादातर एक ग्रामीण और कबीलाई जिंदगी जीते थे। जहां सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था का आधार व्यापार और उद्योग थे, वहीं वैदिक लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं पर, खासकर गायों पर टिकी थी। ये सिर्फ समाज का ही नहीं बल्कि तकनीक का भी एक बड़ा बदलाव था। हम कांस्य युग से लौह युग में प्रवेश कर रहे थे, और इस एक बदलाव ने जीवन के हर पहलू को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नए युग की जो सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी, वो थी लोहे की खोज, जिसे उस समय के ग्रंथों में श्याम अयस कहा गया है। लोहे से बने औजार कांसे के औजारों से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा यमुना के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, और लोहे के फाल वाले हलों से कठोर जमीन को जोतकर खेती का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया। इस एक खोज ने आर्यों को पूरे उत्तर भारत में फैलने और एक स्थायी कृषि आधारित समाज बनाने में मदद की। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप फॉरवर्ड था, एक सच्ची क्रांति। ये समझने के लिए कि ये समाज सिंधु घाटी के लोगों से कितना अलग था, हमें सिर्फ एक शब्द को देखना होगा, गविष्ठी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। जरा सोचिए, इसका मतलब यह है कि उस दौर में ज्यादातर लड़ाइयां जमीन, सोने या किलों के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए लड़ी जाती थीं। गाय ही असली धन थीं, वही अर्थव्यवस्था का आधार थी। जिसके कबीले के पास जितनी ज्यादा गायें होती थीं, वो उतना ही अमीर और शक्तिशाली माना जाता था। ये एक शब्द हमें उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी सोच को दिखा देता है। इसी वैदिक काल में समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे हम आज वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं। शुरुआती दौर में यानी ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था पूरी तरह से पेशे या कर्म पर आधारित थी, जन पर नहीं। इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और काम के आधार पर अपना वर्ण चुन सकता था और बदल भी सकता था। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उत्तर वैदिक काल आया, समाज ज्यादा स्थायी और जटिल हो गया। तब ये व्यवस्था भी धीरे धीरे कठोर होती गई और जन पर आधारित हो गई। जो चीज काम के बंटवारे के लिए शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक स्थायी सामाजिक ढांचे में बदल गई, जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए समाज पर गहरा असर डाला। तो वैदिक काल के अंत तक आते आते लोहे के इस्तेमाल से खेती में क्रांति आ चुकी थी। समाज कबीलों वाली जिंदगी से आगे बढ़कर स्थायी गांवों और बस्तियों में बस चुका था।
इस सामाजिक और आर्थिक स्थिरता ने एक नए राजनीतिक विकास की जमीन तैयार की। अब छोटी छोटी कबीलाई इकाइयां आपस में मिलकर बड़े और ज्यादा शक्तिशाली राज्यों में बदलने लगी थी। इस राजनीतिक विकास को हम एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम या गांव। कई गांव मिलकर बनाते थे एक विश या कबीला। कई कबीले मिलकर बनाते थे एक जन, और धीरे धीरे इन्हीं जन से जनपद और फिर राष्ट्र यानी एक राज्य की अवधारणा विकसित हुई। ये एक स्वाभाविक विकास था, जहां समाज छोटे छोटे समूहों से संगठित होकर बड़े राजनीतिक ढांचे बना रहा था, जिसमें एक राजा होता था, एक राजधानी होती थी और एक सेना होती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़े शतरंज के बोर्ड की तरह बन गया था, जिस पर 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें महाजनपदा कहा जाता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें इन 16 महाजनपदों की एक लिस्ट मिलती है। ये उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक और सैन्य शक्ति के केंद्र थे। काशी, कोसल, अंग, मगधा जैसे कई राज्य, और ये सभी एक दूसरे पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। और इन 16 महाजनपदों की दौड़ में एक नाम था जो धीरे धीरे सबसे आगे निकलता जा रहा था। वो था मगध। अपनी बहुत ही स्ट्रेटेजिक भौगोलिक स्थिति, जंगलों, हाथियों और सबसे बढ़कर लोहे की खादानों तक पहुंच की वजह से मगध को दूसरों पर एक बढ़त हासिल थी। और साथ ही वहां एक के बाद एक कई महत्वाकांक्षी और काबिल शासक हुए, जिनके नेतृत्व में मगध ने धीरे धीरे बाकी महाजनपदों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ये उस महान साम्राज्य की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों में लगभग पूरे भारत पर राज करने वाला था। तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, सिंधु घाटी की योजनाबद्ध ईंटों के शहरों से लेकर वैदिक काल के ग्रामीण समाज तक, और फिर लोहे के हथियारों से लैस महाजनपदों के उदय तक। हमने देखा कि कैसे समाज शहरी से ग्रामीण हुआ और फिर वापस एक बड़े संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। यह पूरी यात्रा हमें एक आखिरी और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। इस 4,500 साल के लंबे सफर में ईंट के शहरों से लेकर लोहे के राज्यों तक वो कौन सा प्राचीन विचार है, कौन सी सामाजिक संरचना है या कौन सी सांस्कृतिक विरासत है जो आज भी इतने सालों बाद भी आधुनिक भारत को आकार दे रही है।